नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस प्रकार से परफॉर्म किया लास्ट वीक में और आने हम वाले हफ्ते में किस प्रकार से परफॉर्मेंस रह सकती है। तो चार्ट पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथ में एक ऐसे स्टॉक के बारे में भी जानेंगे जहां पर इस गिरावट में भी अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और आने वाले समय में यहाँ पर एक तेजी दिख सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को। सो फ्रेंड्स ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लियर कट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और फिलहाल चैनल पैटर्न के सपोर्ट पे खड़ा है। सो अगर ये सपोर्ट यहाँ से ले लेता है, कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो फिर यहाँ से एक तेजी बन सकती है। लेकिन जो फिलहाल अभी बाजार का सेंटीमेंट चल रहा है, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस चैनल पैटर्न का ब्रेक नीचे की तरफ में करेगा। तो अगर नीचे की तरफ में बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है, तो निश्चित तौर पर एक और सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है और अगला टारगेट बैंक निफ्टी में 45,000 तक का भी हमें दिखाई दे सकता है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल अभी बैंक निफ्टी में दबाव है। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी लगभग अच्छा खासा गिरावट दिखा दिया है पिछले हफ्ते में। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल टॉप बनाया था निफ्टी ने और डबल टॉप बनाने के बाद में यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट जो है वो हमें देखने को मिला था। फिलहाल निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे है। सपोर्ट की बात करें तो 21,900 का लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न बन रहा है और निफ्टी ने भी इस चैनल पैटर्न का सपोर्ट लिया हुआ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बना है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत और बाइंग आ सकती है। ऊपर में जब तक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता है, तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। और अगर नीचे की तरफ में ब्रेक करता है, तो निफ्टी के लिए एक नया टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 21,400 का होगा। तो बाजार में अभी फिलहाल सेंटीमेंट निगेटिव ही है, तो सावधानी से अपना ट्रेड करें और स्टॉक्स का सिलेक्शन करें। सो फ्रेंड्स आइए अब हम अपने स्टॉक को देख लेते हैं। सो जैसे कि हमने बात करी थी कि पॉलिसी बाजार के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्लीटली इसका फंडामेंटल और टेक्निकल। सो पॉलिसी बाजार एनएसई पर लिस्टेड है पीबी फिनटेक के नाम से। अब पीबी फिनटेक एक कंपनी है जिसके अंडर दो मेनली प्लेटफॉर्म हैं, दो मेनली प्रोडक्ट हैं। एक है पॉलिसी बाजार और दूसरा है पैसा बाजार। तो दोनों ये पोर्टल हैं, ऑनलाइन पोर्टल हैं और दोनों ही पोर्टल के माध्यम से कंपनी अपना अलग अलग बिजनेस करती है। पॉलिसी बाजार के पोर्टल से कंपनी अपना इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, इंश्योरेंस बेचती है, जबकि पैसा बाजार के पोर्टल से कंपनी कस्टमर को फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करती है। तो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार दोनों ही पीबी फिनटेक के पोर्टल हैं और दोनों ही पीबी फिनटेक के अंदर आते हैं। फिलहाल पीबी फिनटेक का मार्केट कैप अगर हम देखें तो 56,243 करोड़ है। सो कंपनी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। मार्केट में बहुत अच्छा खासा इसका पकड़ है। सो मार्केट में इसका क्या कंडीशन है, पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। सो यहाँ से अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें, सो इसका अगर हम की पॉइंट्स देखें तो पॉलिसी बाजार को लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। मार्केट प्लेस में जो है इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, जहाँ पर इसका जो पकड़ है वो 93.4% है और 65% ऑल डिजिटल इंश्योरेंस सेल्स इन इंडिया बाई वॉल्यूम वाज ट्रांजेक्टेड थ्रू पॉलिसी बाजार। और वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 65% जो इंश्योरेंस है वो आपका पॉलिसी बाजार के माध्यम से बेचा जाता है, जो कि डिजिटली है। और इसके अलावा अगर हम इसके पैसा बाजार की बात करें तो पैसा बाजार को 2014 में लॉन्च किया गया था और यहाँ भी अगर हम देखें तो मार्केट शेयर इसका 51% के आसपास है।
सो यहाँ पर देखें तो कंपनी का इंश्योरेंस बिजनेस और आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट में दोनों में ही अच्छा खासा पकड़ है। मार्केट कैप जैसे कि मैंने आपको बताया 56,243 करोड़ का है। मार्केट प्राइस अभी फ़िलहाल 1246 रुपये चल रहा है। बुक वैल्यू 130 रुपये के आसपास का है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से अभी फ़िलहाल कंपनी थोड़ी सी महंगी दिखाई दे रही है, बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपनी का फंडामेंटल सुधरेगा, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, वैसे वैसे बुक वैल्यू अच्छा हो जाएगा और बुक वैल्यू के हिसाब से इसका करंट मार्केट प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। पीई इसका 873 दिखा रहा है। अब पीई 873 क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे का कारण है कंपनी का लॉसेस पिछले कई सालों से। पिछले कई सालों से कंपनी लॉस ही रिपोर्ट कर रही है। उसके पीछे का कारण कंपनी का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड फिक्स्ड एम्प्लॉय कॉस्ट। सो कंपनी का जो कॉस्ट है वो कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा हो रहा है पिछले कई सालों से, जिस कारण से अभी इसका स्टॉक पी जो है वो काफ़ी महंगा है। सो इसको ज़्यादा अभी हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में निश्चित तौर पर ये सुधर जाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आइए डायरेक्टली हम इसके बिजनेस पर चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब देखिए 2015 में कंपनी ने मात्र 78 करोड़ का सेल्स किया था। अब इसके सेल्स में क्या होता है, सेल्स में कंपनी द्वारा बेचे गए इंश्योरेंस पर जो कमीशन मिलता है उसी को इसका हम सेल्स कहते हैं। अब इसका जो सेल्स है वो जो भी कंपनी अपना इंश्योरेंस बेचती है उस इंश्योरेंस पर कंपनी को कमीशन मिलता है। सो ये जो कमीशन है वही कंपनी का सेल्स है, रेवेन्यू है। सो 2015 में कंपनी का सेल्स 78 करोड़ था, 2016 में 90 करोड़, तो 2018 में 334 करोड़। तो आप देख पा रहे हैं कि सेल्स लगातार बढ़ रहा है। इस साल कंपनी का जो नेट सेल्स था वो 3,438 करोड़ था, पिछले साल 2,558 करोड़। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ी से कंपनी अपना सेल्स बढ़ा रही है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि कंपनी बहुत सारा पैसा कस्टमर एक्विजिशन पर खर्च कर रही है। इस वजह से सेल्स इसका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन लॉस भी बढ़ रहा है। क्यों लॉस बढ़ रहा है, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन पर कंपनी बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। अब आने वाले टाइम में होगा क्या, आने वाले टाइम में जो ये एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कम करना पड़ेगा और कंपनी के पास एक बार जो कस्टमर आ जाता है वो ऑलमोस्ट 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए जुड़ा रहता है। तो कंपनी ने एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खर्चा किया एक बार, और वो कस्टमर उसको कम से कम 10 या 15 साल तक कमीशन देता रहेगा। तो इस वजह से आने वाले टाइम में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, लेकिन इसके एक्सपेंसेस जो है वो कम ही रहेंगे। सो इस वजह से फ़िलहाल अभी इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा दिख रहे हैं और सेल्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लियर कट दिख रहा है, निगेटिव में ही चल रहा है, बट हर साल फ़िलहाल 3 से 4 सालों में देखें तो कम होता आ रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2022 के रिपोर्ट में कंपनी ने 833 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, अपना बताया था। वही 2023 में कंपनी ने इस लॉस को कम करके 488 करोड़ कर लिया। मतलब यहाँ पर एक्सपेंस कम हुआ, इस वजह से इसका लॉस कम हो गया। और इस साल अगर हम देखें 2024 का जो मार्च बीत गया है, तो यहाँ पर कंपनी ने अपने सभी लॉस को ख़त्म करके प्रॉफिट बताया है 64 करोड़ का। तो यहाँ पर क्या हुआ इस साल की कंपनी का रेवेन्यू वैसे ही बढ़ता रहा, बट एक्सपेंस कंट्रोल में रहा, जिस वजह से इस साल कंपनी को नेट में 64 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आइए उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली दिख जाएगा। सो अगर लास्ट 4 क्वार्टर की ही अगर हम बात कर लें तो जून 2023 में 666 करोड़ का सेल, सितंबर 2023 में 812 करोड़ रुपये का सेल, दिसंबर 2023 में 871 करोड़ का सेल और 24 मार्च में 1090 करोड़ का सेल। तो लगातार सेल बढ़ रहा है, क्लियर दिख रहा है कि लगातार सेल बढ़ रहा है। और क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात करें तो
सितंबर 2023 में इसको लास्ट लॉस देखना पड़ा था, 21 करोड़ का लॉस था, लेकिन दिसंबर 2023 में कंपनी को नेट में 37 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और मार्च 2024 में भी कंपनी को 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो ये जो धीरे धीरे कंपनी का इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट कंपनी का जो स्टॉक प्राइस पर है उस पर भी हमें देखने को मिलेगा। इसका अगर हम साल दर साल का सेल्स देख लें तो हर साल पिछले 5 सालों में लगभग इसका सेल्स 48% से ग्रो किया है। मतलब क्या, इस साल अगर कंपनी ने 100 रुपये का रेवेन्यू किया है, सेल्स अपना किया है, तो अगले साल वो सेल्स कितना है, 148 का है, मतलब 50% ज़्यादा है, 48% ज़्यादा है। प्रॉफिट भी कंपनी को पिछले 5 सालों में 17% के आसपास लगातार हो रहा है। सो फिलहाल यहाँ देखें तो मेन कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में खर्चे कंट्रोल में रहेंगे और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब आइए इसका बैलेंस शीट थोड़ा सा देख लेते हैं। सो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल 90 करोड़ के आसपास का है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, कितना बोरोइंग है, 253 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है 56,243 करोड़ और इसके कंपेयर में कंपनी के पास कितना डेट है, 253 करोड़। तो ये बहुत ही छोटा डेट है, इवन हम इसको डेट फ्री कंपनी ही बोल सकते हैं। कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है 5,781 करोड़। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिजर्व। रिजर्व में क्या होता है, कैश अमाउंट होता है, जो भी कैश पैसा पड़ा रहता है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है। टोटल एसेट्स देखें तो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। 2015 में कंपनी का टोटल एसेट्स मात्र 126 करोड़ था और अब 6,729 करोड़ है। तो इसका एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मिलाजुला कर अगर हम देखें तो कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स में FII, DII और पब्लिक, यहाँ पर कंपनी जो है पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के पास ही है। इन्वेस्टर ही इसको ऑन करता है, कोई भी प्रमोटर इसमें स्पेसिफिक नहीं है। प्रमोटर ने कम्प्लीटली कंपनी को, FII को कंपनी बेच दिया है। अब इन्वेस्टर्स में FII की अगर हम बात करें तो 49% शेयर फिलहाल FII होल्ड करता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। वहीं DII भी काफ़ी इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में और फिलहाल DII के पास लगभग 16.5% के हिस्सेदारी है इस स्टॉक में। वहीं पब्लिक भी इसमें 34% के आसपास अपनी स्टेक होल्ड करती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर हम देखें तो FII और DII के पास ही कंपनी अच्छा खासा होल्डिंग है। सो अगर इतने बड़े पैसे वाले लोग इस कंपनी को खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस कंपनी में कुछ खास देख रहे हैं, जिस वजह से इस कंपनी को वो लोग खरीद रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। DII को भी देखें तो अच्छा खासा ऑलमोस्ट 16.5% फिलहाल अभी हिस्सेदारी है इसमें। तो DII भी इसमें काफ़ी कुछ देख रहा है, तभी खरीदारी कर रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो हमको खरीदने के लिए चार्ट पर देखना पड़ेगा कि तो फिलहाल इस कंपनी का प्राइस चार्ट पर किस तरह से बिहेव कर रहा है, कहाँ हम एंट्री कर सकते हैं, कितना टारगेट रख सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए हम लोग चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट ऊपर के तरफ होने की संभावना है। कंपनी की लिस्टिंग 1400 रुपये के आसपास हुई थी 2021 नवंबर में। उसके बाद ये गिरता हुआ लगभग चला गया था 400 रुपये के आसपास, 350 के आसपास, और वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है। फिलहाल ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई था जो कि 1450 रुपये के आसपास है उसके पास पहुंच गया है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। सो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट आ सकता है और अगर ये ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो मिनिमम इसमें 100% तक का हम गेन देख सकते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 2500 रुपये से ऊपर का मिल सकता है।
तो फिलहाल अगर हम इस प्राइस पर भी एंट्री करें, जो कि अच्छा है, इस प्राइस पर भी अगर हम एंट्री करते हैं तो भी कोई बुरा नहीं है। सो हमारा स्टॉप लॉस 10-12% के आसपास हो सकता है यहाँ पर। सो 1250 रुपये का रेट है, तो इसमें हम अपना 1100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और मिनिमम जो हमारा टारगेट होगा वो इसका जो रेंज हमने कैलकुलेट करके लगाया हुआ है ये हो सकता है। सो 2500 से लेकर 2600 तक का हम इसमें टारगेट पा सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये टारगेट हमको आने वाला 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में मिल जाएगा। इस टारगेट को मिलने में आपको साल, 2 साल, इवन 3 साल भी लग सकता है। तो अगर 2 साल में भी आपको ये 100% का टारगेट मिल जाता है तो भी एक शानदार रिटर्न कहा जाएगा। और आने वाले समय में यदि कंपनी का बिजनेस और ग्रो करता है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट अगर बढ़ेगा कंपनी का तो उसका असर कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी पड़ेगा। सो मिला जुला कर हम देखें तो कंपनी फंडामेंटल और टेक्निकल फिलहाल इन्वेस्ट करने लायक है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे ही टेक्निकल और फंडामेंटल जो एनालिसिस है उसको शेयर करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एनालिसिस के साथ। तब तक सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।